जो नोट करवाया पेन कॉपी में आप नोट करते चलेंगे। एक तो हो गया समसनम समासा, ये हमने कहा। दूसरा हमने कहा जो कि समास जो होता है वह दो सुबंत पदों के साथ ही होगा, अर्थात तिङंत के साथ नहीं होगा, अर्थात क्रियापद के साथ नहीं होता है, जो कि पठति चलति इनके साथ नहीं होगा, वह होगा केवल सुबंत पद के साथ। ठीक, सामान्य रूप से दो पदों के मध्य होगा, यद्यपि द्वंद्व समास में तीसरे भी आपको दिखते हैं, हरिश्च हरश्च हरि और गुरुश्च, हरिहर गुरुवः, इस तरह द्वंद्व समास में दो से अधिक पद भी आपको दिखेंगे। फिर चौथा बिंदु मैंने क्या लिखवाया, विग्रह किसको कहा जाएगा, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य जो है उसको विग्रह कहा जाता है। संधि का अपोजिट जो देखते हैं विच्छेद होता है, समास का अपोजिट कहते हैं विग्रह होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो कि संधि के साथ आप विच्छेद पद का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर विग्रह पद का। तो विग्रह क्या होता है, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला जो होता है उसको विग्रह कहते हैं। इसके बाद आप देखते हैं जो कि विग्रह दो प्रकार से होता है। हाँ, इसके साथ ये भी है, वृत्ति जो है वो कितने होते हैं, तो ये वृत्ति 5 होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, वृत्ति कुल 5 होते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अब विग्रह दो प्रकार से देखते हैं, एक तो स्वपद विग्रह, एक अस्वपद विग्रह। एकदम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। स्वपद विग्रह और एक अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह में अंतर जो है वो आप आसानी से समझ लेंगे। क्या है कि जब आप कहते हैं जो वाक्य बोल रहे, जो शब्द बोल रहे हैं, अगर उस शब्द का प्रयोग विग्रह में किया जा रहा है तो स्वपद विग्रह है, या उसके अतिरिक्त अगर किसी का किया जा रहा है तो अस्वपद विग्रह है। जैसे आपने कहा जो कि ये ग्राम गतः कहते हैं, तो ग्रामम गतः ग्राम गतः, इसमें ग्राम पद को भी देख रहे हैं और गत पद को भी देख रहे हैं, तो ये हो गया स्वपद विग्रह। लेकिन जैसे आप कहते हैं कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, अब यहां पर उपकृष्णम जो कह रहे हैं यह जो पद है और इधर कृष्णस्य समीपम ये जो आप कह रहे हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों आपको यथावत नहीं दिखते हैं। जबकि आपने ग्रामम गता ग्राम गता तो कहा, तो स्वपद विग्रह का अभिप्राय हुआ जो कि जिसका आप साक्षात अर्थात समास घटक पद जो है उन्हीं के साथ जो समास किया बताया जाता है, उस तरह का विग्रह जो है वह स्वपद विग्रह है, और अन्य जो होंगे वो अस्वपद विग्रह है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कि समास घटक पद अर्थात उसमें जो कंपोनेंट दिया गया है वो कंपोनेंट लेकर के ही विग्रह अगर करते हैं आप, तो स्वपद विग्रह अर्थात वो समास जो है वही माना जाएगा, अन्यथा वो अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और आता है लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। ठीक, तो लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह में सीधा सा ये है कि जैसे आप कहते हैं राज्ञः पुरुषः, ये हो गया लौकिक विग्रह। ठीक है, और अलौकिक विग्रह में क्या होता है कि विभक्ति के चिन्हों को भी जोड़ते हैं। जैसे आपने कहा नीलम कमलम, तो ये लौकिक विग्रह हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे कहें नील सु कमल सु, तो ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। ठीक है, इसी तरह आप राज्ञः पुरुषः कहते हैं तो राजन नस पुरुष सु, इस तरह जब चर्चा करेंगे तो ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। अर्थात नोट कर लेंगे कि विभक्ति के चिन्ह जो है उनको अर्थात शुभ प्रत्यय को भी अगर दिखाना पड़े आपको, वह अलौकिक विग्रह में होगा, और जहां पर शुभ प्रत्यय को अलग से नहीं दिखाना पड़े अलग से, तो वह रहेगा लौकिक विग्रह में। ठीक, तो ये स्वपद विग्रह और स्वपद विग्रह, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, ये आप जानते रहिए। ठीक है, इसके बाद हम, हाँ अनामिका। हाँ सर, ये जैसे अगर आ जाए कि समास विग्रह कितने प्रकार का होता है, एक ही लौकिक और अलौकिक हो गया, दूसरा स्वपन अस्वपन हो गया, तो मतलब क्या 4 टाइप? नहीं नहीं, 2 ही प्रकार का होगा, नेचर दोनों का अलग अलग हो गया। स्वपद विग्रह स्वपद विग्रह की दृष्टि से भी 2 प्रकार के होंगे, लौकिक और अलौकिक दृष्टि से भी 2 प्रकार के होंगे, ये मतलब तो रहेगा। इसका 2 प्रकार से विभाजन हो रहा है। हाँ, वो 2 प्रकार के। अब 4 प्रकार के हैं या 5 प्रकार के हैं, इसके लिए हमने देखा था क्या, क्योंकि ये जो आपका
लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करेंगे तो आपका होगा तो 5 प्रकार का, और अगर आप सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करेंगे तो 4 प्रकार का। ठीक, अंतर क्या होता है कि केवल समास जो कह रहे हैं वो केवल समास आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में दिखता है, सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है। अब जो प्रश्न बनते हैं और जो उसके लिए क्या हमें करना है, तो ये जो अलग अलग समास है इनका आप नाम जानते रहिए, इनका उदाहरण जो है वो जानते रहिए, भेद जानते रहिए, और इनका एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखिए। और कभी कभार इनके सूत्रों को भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम संक्षेप में चर्चा करते चले जा रहे हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप कहते हैं अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव के लिए आप स्पष्ट रूप से जानते हैं जो कि पूर्व पदार्थ प्रधान है अव्ययी भाव है, अर्थात पद दो होंगे, मैंने पहले ही कहा है, एक तो होंगे पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। ठीक ना, जैसे राज्ञा पुरुषः कहे आप, तो पहले आप राज्ञा देख रहे हैं, बाद में पुरुषः देख रहे हैं, दो पद होगा ना, तो सामान्य रूप से दो ही पद दिखेगा। द्वंद्व में आपको दो से अधिक दिख जाए, लेकिन मोटे तौर पर दो ही दिखेगा। तो पहला पद जो है वह पूर्व पद, बाद वाला पद उत्तर पद। तो सामान्य रूप से, हालांकि कहीं कहीं नियम में आपको अंतर भी दिखेगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि पहले वाला पद जो है वह पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद। अगर पूर्व पदार्थ पद के अर्थ की प्रधानता हो तो अव्ययी भाव, स्पष्ट रूप से यही परिभाषा दिया गया है, पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव है। ठीक, अब अव्ययी भाव के लिए और क्या याद रखना है हमें, तो अव्ययी भाव के लिए एग्जाम की दृष्टि से एक जो सूत्र दिया गया है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था अभावात्तया संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात विधान पूर्व पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, ये जो एक सूत्र दिया गया है, ये सूत्र आप ध्यान में रखिए। अगर आपको याद नहीं रख सकते हैं तो कम से कम इनके एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो अनिवार्य रूप से आप देख लेंगे, और ये एग्जाम्पल्स आपको हर जगह एक ही मिलेगा। वो आप मिथिलेश पांडे जी का जो ग्रंथ है, उन गाइड है उसके उसमें आप देखिए, या फिर जो अलग अलग जो लोगों ने गाइड बनाया है या नोट्स है या जो भी आप देखेंगे, वहां पर आपको लगभग अव्ययी भाव का उदाहरण एक जैसा ही मिलेगा आपको। तो वो आप अनिवार्य रूप से देख ही लें, और खास करके जहां पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं उनका अनिवार्य रूप से देख लें, ये एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखते हैं, जो कि पहला तो हो गया अव्ययी भाव। दूसरा देखते हैं जो कि तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि आप दो प्रकार से देखिए। एक तो होता है जो कि तत्पुरुष समास में क्या होगा, ये पहला तो होगा क्या कि समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है, जो कि जिसमें दोनों ही साइड विभक्ति आपको समान दिखता है, जैसे नीलम कमलम। ठीक है, ये हो गया समानाधिकरण में। ठीक, समानाधिकरण मतलब दोनों साइड, प्लस चिन्ह से पहले भी प्रथमा में, प्लस चिन्ह के बाद भी प्रथमा में, ये हो जाएगा समानाधिकरण। और व्यधिकरण में क्या होगा कि प्लस चिन्ह के बाद तो आपको प्रथमा में दिखेगा ही, ये पूरा तत्पुरुष में ही दिखेगा, लेकिन प्लस चिन्ह से पहले जो है वो द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में दिखेगा। और इसी आधार पर कहते हैं द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो समानाधिकरण जो हो जाता है, वो समानाधिकरण में क्या हो जा रहा है, समानाधिकरण में क्योंकि वह ये जो आपको कर्मधारय आदि आएंगी वो आपको दिखेंगे। ठीक है, समानाधिकरण में जो ये कर्मधारय आदि हैं वो दिखेंगे, जबकि व्यधिकरण की बात करेंगे तो यह द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक दिखते हैं। ठीक है, द्वितीया से सप्तमी तक आपको व्यधिकरण में दिखेंगे। और इसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से आप ये ध्यान में रखेंगे कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ सूत्र है, वो सूत्र आपको एक दो करके आपको सूत्र मिलेंगे, वो सूत्र आपको याद रखने होते हैं, और रेस्ट आपको वैसे ही याद रहेगा। जैसे द्वितीया के लिए क्या होगा,
क्योंकि द्वितीयाश्रितातीत प्रतिगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ठीक, एक सूत्र है, वो आप द्वितीया के लिए तैयार कर लेते हैं, लगभग आपको कवर हो जा रहा है। इसी तरह दूसरा आप देखिए, जो कि तृतीया में, द्वितीया में क्या हो जा रहा है, क्योंकि द्वितीयाश्रितातीत प्रतिगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, इसमें कृष्णम सिता है, कृष्ण सिता है, इस तरह करके जितने भी आएंगे ये उदाहरण आपको मिलेंगे इस दृष्टि से, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप तृतीया में आइए तो तृतीया का उदाहरण देखिए, तृतीया का सूत्र देखिए क्या है, कर्तृकरणे कृता बहुलम। अगर आप सूत्र देखें तो आपको अपने आप याद रहेगा उसका, कर है जो कि कर्ता जो होगा वह करण में दिखाई पड़ेगा, अर्थात तृतीयांत आपको देखेंगे, ठीक है। और सामान्य रूप से कृत प्रत्यय आपको दिखेगा, ये तृतीया तक उसकी बात मैं कर रहा हूं ना, ये दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, संकुला खंड, संकुलया खंड, संकुला खंड, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष में। इसी तरह अन्य जो है चतुर्थी, उनमें भी एक सूत्र मिलेगा, जैसे कि उन्होंने सूत्र के साथ बताया ही था, जो कि अलग अलग सूत्र और उनका उदाहरण जो उन्होंने बताया था वो आपने देखा था, क्योंकि मैंने जैसे द्वितीया में बताया, तृतीया में बताया, इसी तरह चतुर्थी में, फिर पंचमी में, पंचमी भयेना, फिर षष्ठी का देखा था, सप्तमी का। तो जो सूत्र दिया गया है वो सूत्र आप ध्यान में एक एक करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अधिकतर जो सूत्र आपको प्रश्न में बनते हैं वो आप देखेंगे कहां पर, वो देखेंगे बहुब्रीहि समास वगैरह जो होता है वहां पर सूत्र जो पूछा जाता है वहां पर फंसते हैं, क्योंकि द्वितीया तृतीया ये तत्पुरुष में नहीं फंसते हैं सामान्य रूप से आप। हाँ अर्पणा मैं आ रहा हूँ एक मिनट वहां पर। इसके बाद ये कर्मधारय का जो अलग अलग जो भेद है वो आपको भेद अलग से नहीं आपको ध्यान में रखना है, केवल एग्जाम्पल और उदाहरण ध्यान, एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखना है। और वो कैसे आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कहा जाता है विशेषण पूर्व कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहा जा रहा है, तो अब एग्जाम्पल देखिए आपको पता चल जाएगा जो विशेषण पूर्व है। जैसे उदाहरण के लिए नील कमल, नील कमल में कौन सा विशेषण है, नील पद विशेषण है, तो विशेषण का प्रयोग कहां पर किया गया है, पहले किया गया है, तो ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि विशेषण पूर्व पद है कि विशेषण उत्तर पद है। ये आप थोड़ा अपने चित्त को शांत करके देखेंगे एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कर्मधारय हो गया, उसका द्विगु है, ये समानाधिकरण के भेद में हम देखते हैं, द्विगु हो गया। तो द्विगु में क्या होता है, जो कि सामान्य रूप से संख्या पूर्व द्विगु है, और द्विगु को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्योंकि प्रश्न क्यों बनते हैं, क्योंकि इस तरह के अव्ययी भाव में भी मिलेंगे, जैसे पंचगंगम, तो आपको तो बता दिया गया जो कि संख्या पहले रहेगा तो द्विगु होगा, लेकिन नदी भी सूत्र है उसके आधार पर बन जाता है पंचगंगम, अर्थात नदी पद का जो समाहार किया जाएगा तो वहां पर संख्या रहने के बावजूद वह अव्ययी भाव के अंतर्गत आएगा। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जहां पर की समस्या आपको होती है, वो एग्जाम्पल्स छांट करके आप रखेंगे, उसका सूत्र ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और भी कुछ है, जैसे नए तत्पुरुष हुआ, क्योंकि नौ ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसी तरह प्रादि तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष में जैसे प्रगतः आचार्य, इस तरह करके आप देखते हैं, या ये कुपुरुष है, इस तरह के जो उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह उपपद तत्पुरुष होते हैं एक, ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कि जैसे कुंभम करोति थी कुंभकारा, ये तो उपपद के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आ रहा है वो है बहुब्रीहि, और बहुब्रीहि बहुत अधिक फंसाता है, क्योंकि बहुब्रीहि और जो ये तत्पुरुष जो होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं क्लास आपको दिखाएगा। जैसे आप देखेंगे लंबोदर है जो है, तो लंबोदरा तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से, तो आपको पकड़ में आ जा रहा है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि कंठे काला है, ये उदाहरण सामान्य रूप से आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उसका अन्य अर्थ क्या होगा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। या प्राप्तोदक है, या फिर ये द्विमूर्धा है, द्विमूर्धा आपको लगता है जो कि द्विगु समास का होगा, त्रिमूर्धा है लगता है जो कि द्विगु समास का होगा, लेकिन ये बहुब्रीहि समास में आ जाता है। तो जो ऐसे होते हैं जो कि क्लास करने वाले होते हैं,
इन एग्जाम्पल्स को आप अलग छांट करके रखें परीक्षा की दृष्टि से, ठीक ना। इसके बाद हम आते हैं जो कि इसमें देखते हैं क्या कहते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व देखते हैं, समाहार द्वंद्व देखते हैं, एक शेष द्वंद्व। ये जो तीनों हैं, तीनों के संदर्भ में आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तीन जो है, तीनों में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। और उनसे सूत्र आपको पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं जो कि ये आता है जो कि अल्पाचतरम, या आपको सिलके सबो पूछ लिया गया, ईस कृष्णो पूछ लिया गया, इसका सूत्र पूछा जाता है। तो ये जो दिया गया था आपको, जितना अध्यापन किया गया था ये समास, उसके अंतर्गत जो आज मैंने एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन मैंने दी वो ये है कि आप उन स्थलों को देखें जहां से प्रश्न कंफ्यूज करवाते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वो विशेष रूप से बहुब्रीहि समास जो है उनसे। एक तो आपके पास ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए क्योंकि जो सूत्र आपको देखते हैं बहुब्रीहि समास में या द्वंद्व समास में जिनसे प्रश्न बनते हैं, जैसे अल्पाचतरम, ये सब जो है इनसे प्रश्न बनते हैं, इनको आप देखिए। तो कुल मिला करके आपको एग्जाम्पल्स जो है सूत्र से संदर्भित और जो लौकिक विग्रह से संदर्भित जो है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक किसी भी गाइड में, उनको आप 2 बार 4 बार 5 बार देख लीजिए, और साथ साथ जो सूत्र दिए गए हैं उनको देख लीजिए, तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन ध्यान ये रखना है क्रम से, क्योंकि ये 5 है टोटल समास, उन 5 में से हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उनके भेद कौन से हैं, उनके प्रभेद कौन से हैं, ये हम जानते रहें, तब जाकर के हम आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। हाँ अपर्णा, ये कोई प्रश्न कर रहे थे सर। ये आप जो चतुर्थ तृतीया तक बोले समास में, तत्पुरुष समास में, इसमें चतुर्थ का होगा तर्थेन प्रकृति वृत्ति, उसमें है चतुर्थी, इस तरह का है उनमें। अर्थात सूत्र जो देखिए, सूत्र पर फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना है। सूत्र केवल हमें इसलिए चाहिए उसमें क्योंकि सूत्र जैसे है ना, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुग्रक्षित, क्योंकि समास में इस तरह का है कि आप सूत्र अगर याद कर लिए तो एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं आपको, ठीक ना। जैसे चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुग्रक्षित, भूताय बले, ठीक है, गोभ्य रक्षित, ऑटोमेटिकली आपको यो याद रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सूत्र याद कर लीजिए। जैसे आप द्वितीय श्रुतातीत पतिगतात्यस्त प्राप्तापन, दिक्कत क्या हो रही है कि हम जब समास जैसे जटिल टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम क्या हो जाता है हमें समस्या कि हम एक एक सूत्र सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ग्रंथ भी जो उपलब्ध है, गाइड वगैरह देखेंगे आप, वो इतना कंफ्यूज करवाते हैं जो कि आप कहीं पर आप देखेंगे जो कि तत्पुरुष के में अलग से लिस्टिंग कर दिए हैं एक साथ, कहीं पर लिस्टिंग कर दिए हैं जो कि इनके 2 भेद होंगे, कहीं पर आपको भेद कर दिए हैं 3 भेद होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा वो उन्होंने क्यों किया है, क्योंकि हम वो समझते नहीं है और हम हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं। बात यह है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में समास का वर्णन बिल्कुल अलग तरह से किया गया है, बेसिक लेवल पर किया गया है। जो नहीं जानते हैं समास उनके लिए किया गया है, और सिद्धांत कौमुदी में उनके लिए किया गया है जो लघु सिद्धांत कौमुदी को जानते हैं। और हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम सिद्धांत कौमुदी का कंटेंट जहां पर दिया गया है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मोटे तौर पर हमने ये कहा था, जो उनके बारे में जो समस्या आपको आ रही थी, मैंने 2-3 कुछ बच्चों को देखा था, वो समस्या क्यों आ रही थी, क्योंकि वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पढ़ा रहे थे और आप लघु सिद्धांत कौमुदी पहले से देखे नहीं थे, तो दिक्कत इस कारण से आ रही थी और कुछ नहीं है। तो मोटे तौर पर पाठ्यक्रम में जहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी का अनुसार लगा हुआ है, पहले आप लघु सिद्धांत कौमुदी को देखिए और उसके साथ साथ सिद्धांत कौमुदी के जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, उनको देख लीजिए, आपके लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका टारगेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, यहाँ पर आप विद्वान बनने के लिए नहीं आए हैं आप। तो आप अपना एग्जाम्पल देखिए, केवल जो सूत्र जो प्रश्न किए जाते हैं उन सूत्रों को देखिए,
और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सूत्र केवल होगा, जैसे द्वितीया से एक सूत्र मैंने बताया, इसी तरह जी। तृतीया से कर्तृकर्ण कृताबहुलम मैंने बताया, जी ठीक है। चतुर्थ चतुर्थी से मैंने बताया जो कि ताद्यर्थ या फिर चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुखरक्षित, ये मैंने बताया। पंचमी भयन, वहां पर तो ये जो भय के संदर्भ में ये तो हमने देखा, लेकिन उसके साथ साथ जो भय भीति भीति भी अड़िति जो दिया गया है वो आपको सिद्धांत कौमुदी मिलेगा। तो ये जितने भी हैं उनको आप एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करिए, वो आपके लिए सहज रहेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास एक लिमिटेशन है हमारा, जो कि हमने कितना पढ़ा है पहले से, ठीक ना। और अगर आप डायरेक्ट वहां पर जंप करेंगे तो वो वहां पर वो फिर फंस जाएंगे आप। तो बेहतर ये रहेगा कि आप एग्जाम्पल उठाइए और पहले जो एग्जाम्स में पूछा गया है उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ लीजिए। और मैं देखता हूँ जो कि जैसे अगर आप यूजीसी का गाइड ही ले, सेकंड पेपर का जो मिथिलेश पांडे जी का आया है, इसमें 96 से लेकर के अगर 100 पेज तक 4-5 पेज अगर आप देख लेते हैं तो हमें लग रहा है कि 80% आपका कवर हो जा रहा है एग्जाम्पल्स खुद के साथ। उसके अतिरिक्त अगर आ रहा है तो अलग अलग अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो उसमें 20% कवर हो जा रहा है। बहुत कठिन नहीं है, कठिन हमें इसलिए लगता है कि हम 10 गाइड लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं। आप एक गाइड लीजिए, वो क्योंकि जहां पर उन्होंने क्लियर कट कर दिया है ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कह रहे हैं, तो आपको इतने में पर्याप्त है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ लीजिए। उसके बाद दूसरा गाइड लीजिए, जैसे आप वहां पर समासा जो ग्रंथ ये लिए थे, इस ग्रंथ से उन्होंने पढ़ाया था, ठीक है ना। इस ग्रंथ से, ये ग्रंथ भी मैं देख रहा हूँ, ये ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी को ध्यान में रखकर किया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने सिद्धांत कौमुदी का तो लिया ही है, उसके साथ साथ अपना भी दिमाग ज्यादा लगाया है इसमें, ठीक ना, क्योंकि व्याकरण के विद्वान है, इन्होंने अपना भी दिमाग लगाया है। तो वो आप जब तक एक बेस लेवल में नहीं समझते हैं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए आप एग्जाम के दृष्टि से इसको देखिए, और जहां कहीं भी समस्या होती है वह केवल एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा पूरा। और कुछ समस्या किसी को? ये अंकिता? ये सर सब कुछ क्लियर होता चल रहा है। हाँ, तो उसमें यही करना है कि एक गाइड जो है वो ले लेना है और उसके आधार पर प्रयास करना है कि हम एग्जाम्पल्स जो हैं उनको देखें, और जहां जहां से सूत्र पूछे जाते हैं वो सूत्र अनिवार्य रूप से देख लें। जैसे कि मैंने समाहार द्वंद्व में बताया, समाहार द्वंद्व के प्रश्न सूत्र से भी पूछे जाते हैं, तो वो सूत्र भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम सूत्र को छोड़ देते हैं वहां पर, तो वो सूत्र भी ध्यान में रहना चाहिए। ठीक। हाँ सीता। हाँ पठान सर। हाँ सर उस दिन जो सर पढ़ाए थे तत्पुरुष समास में या अव्ययी भाव में, तो सर सूत्र के साथ जो विधि सूत्र होता है, आगम सूत्र होता है, स्थानीय सूत्र होता है, तो इस सब की व्याख्या वो किए नहीं थे। किस चीज का? सर विधि सूत्र होता है सूत्र के जी। भेद, जी जी सूत्र के भेद जो उन्होंने पढ़ाया था वो एडिशनल में पढ़ाया था, उसको तुम साइड कर लो, क्योंकि यहाँ पर सूत्र के भेद समास में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। पिछला प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा करके तुम देख लेना। हालांकि वो जो संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम अतिदेशोधिकार सर्वविधम सूत्र मुचित जो बता करके उन्होंने एक एक करके एग्जाम्पल देकर बताया था, उसमें अभी उलझने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम केवल इतना जान दो 6 प्रकार के सूत्र हैं, और यहाँ पर ये कहीं भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि समास में ये सूत्र जो पूछा है वो अधिकार सूत्र है या संज्ञा सूत्र है या परिभाषा सूत्र है, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी लगता है किसी भी एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी के किसी भी पेपर में, तो वो मुझे बताओ कि कब पूछा गया है। नॉर्मली नहीं पूछा जाता इस तरह का प्रश्न, ठीक ना। तो उन्होंने एडिशनल चर्चा के क्रम में बता दिया होगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न नहीं बनते। देखो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमें छोड़ना है, क्योंकि व्याख्यान देने के लिए जो आते हैं वो तो सरलतम करने के लिए बताते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हमें खुद समझना पड़ेगा। हाँ अंकिता, सॉरी अनामिका। अरे सर वो मैंने सर से पूछ लिया था, एक बार मैंने आपसे भी चर्चा की थी ना कि मुझे इन सूत्र के बारे में बताइए, टॉपिक कुछ वैसा चल रहा था, तो मैंने सर से पूछ लिया था, उन्होंने बता दिया था। ये समाज से चर्चा नहीं थी। मेरे कहने नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहीं चर्चा होती भी है, क्योंकि कोई भी जब व्याख्यान देने लगते हैं तो कंसर्न टॉपिक जो है वो पता का प्रकरण के रूप में आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो हम भी व्याख्यान करते हैं, तो जो उससे कंसर्न नहीं है वो भी आ जाता है बीच में। लेकिन हमें, चूंकि हम स्टूडेंट हैं, क्या ग्रहण करना है वो हमें भी पता होना चाहिए। तो हम ध्यान में रखें, जो कि हमारे इसीलिए मैं कहता हूं कि पूर्व प्रश्न पत्रों को देख करके ही हम आए क्लास में। तो उससे क्या होगा कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, जो हमें यहीं तक होना है। ये बहुत जरूरी है सफलता के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को देख पाए, जो कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो ज्ञान सागर है, हम जितना चाहे सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें उसके कोई मतलब नहीं है। अब जैसे सूत्र ही है, सूत्र तो असंख्य सूत्र मिलेंगे समास में, लेकिन हम उतने सूत्र के लिए नहीं कर रहे हैं। मुश्किल से 10-15 सूत्र पढ़ना है समास में, उसके अतिरिक्त पढ़ना ही नहीं है हमें। ठीक है। हाँ सीता। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर जो ये सिलेबस में दे रखा है तद्धित प्रत्यय, उसके अंदर जो आता है अप्यार्थक, अप्यार्थक एवं मत्वर्थीय सिद्धांत नहीं, कौन? वो अलग ये बनेगा, वो इनका अभी नहीं पढ़ाया गया है। वो जी जो तो ये इसकी जो दिया गया है, देखिए तद्धित प्रत्यय वाला जो है वो अलग टॉपिक है, वो अलग क्लास होगी। वो क्लास नहीं हुई अभी। अच्छा वो जो अपत्यार्थक और मत्वर्थी जो है वो जी अलग जी कक्षा होगी। अच्छा, धन्यवाद सर। ठीक है अंकिता, कुछ क्लियर हुआ? क्योंकि चूंकि एक बार चर्चा हो गई है बहुत ज्यादा, इस कारण से मैं नहीं गया डेप्थ में। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है जो कि समझ में कुछ नहीं आया है, तो तुम फिर बाद में हमें 29 तारीख के बाद एक बार कॉल कर लेना, मैं अलग से ठीक है। ओके सर, हमें समझ में आया है प्रॉपर जो भी बताएगा। बाकी जो नहीं पढ़ेंगे फिर से, जो नहीं समझ में आएगा हमसे सर। जहाँ भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक को भी अगर समस्या है तो मैं उसका समाधान चाहूंगा। ठीक है। अब क्या करना था ये अनामिका? सर मैं तो कह रही थी कि संधि बता दीजिए, वरना एक टॉपिक चला था वो क्या कहते हैं रस का, जो मंजूषा मैम ने पढ़ाया था काव्य शास्त्र, उसके बाद चर्चा हुई थी, बीच में आपने रस का टॉपिक उठा दिया था क्वेश्चन हम लोगों से पूछने के बाद। तो क्या है, आप रस का टॉपिक क्लियर कर दीजिए। नहीं, रस का टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होगा, उसको कंटिन्यू करेंगे, 2 दिन निरंतर चाहिए हमें। तो रस को अभी नहीं एक दिन ये में करेंगे। संधि का टॉपिक नहीं हो पाएगा, क्या? फिर तो एक दिन में संधि का टॉपिक भी नहीं हो पाएगा। अगर आप बहुत जल्दी बताएंगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा। आगे क्या किया जाए? जी रहने दीजिए सर। क्योंकि तो वो कोई संधि आप भी एक दिन में कोई भी टॉपिक जो है पूरा वो नहीं होगा, क्योंकि समाज तो पहले से हो गया था, तो हम इस पर चर्चा कर लिए, ठीक ना। और क्योंकि संधि के लिए कम से कम 3 जो लेक्चर है वो चाहिए, उसके बाद ही वो संधि का हो पाएगा, ठीक ना। तो आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, हम आगे नहीं चर्चा करते हैं कुछ। और कल का पहले चर्चा कर लेना है उनसे, अगर वो निरंतर करती हैं ठीक है, और नहीं तो कल का किस तरह रखना है देख करके आगे